और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के कैथल से। कैथल में किसान मजदूर सम्मेलन में कृषि सुधारों के खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला मर्यादा भूल गए और मंच से ही गाली दे डाली। हुआ यूं कि रणदीप सुरजेवाला किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे के अफसर राज्य सरकार के मंत्रियों और नेताओं की नहीं सुन रहे हैं तो हमारी और गरीब किसानों की बात कौन सुनेगा। लेकिन अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में उनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने मंच से गाली तक दे डाली। एसडीएम डीसी तो तब नहीं पे नहीं बढ़ने देंगे, इन पत्रकार भाइयों को नहीं बढ़ने देंगे हो तो तब में कौन बढ़ने देता। यहाँ तो एमएलए एमपीओं को बाहर काटे एसडीएम और डीसी तो ईबी सरकार वालों को तो उन्हें नहीं पूछ रहा कोई। जाके पता कर लो एमएलए को और बोलो मेरी तो मांगना नहीं, मेरा तो फोन नहीं सुनता वो। इस तरह का डीसी आ रहा है। एसपी बोलो ये तो नवा एसपी भी मेरी तो सुनता नहीं, पता नहीं किस तरह की सरकार है और खुद की सरकार हमारी है। तो पूरी मर्यादा अपनी भूलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा हमारी गरीब किसानों की बात नहीं सुनने जा रही है। अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में दरअसल उनके बोल बिगड़े और उन्होंने मंच से ही गाली तक दे डाली। हमारे साथ हरियाणा के मंत्री अनिल विज इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल विज साहब, क्या हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी को, जहां एक तरफ खलबली मची हुई है, घमासान मचा हुआ है, वहीं अपने शब्दों पर अब कंट्रोल नहीं रह गया नेताओं के। रणदीप सुरजेवाला टाइप के नेता भी देखिए मंच से किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इनकी जो असलियत है वो ये छुपा नहीं पा रहे हैं और वो जनता के सामने आ रही है। असलियत में ये ऐसे ही है, ये लोगों के सामने बहरूपिया बन के पेश होते हैं, अपने आप कई तरह के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता यही है जो आज खुलकर सामने आ गई है मंच के ऊपर। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? क्या एक फ्रस्ट्रेशन लेवल अब कांग्रेस के नेताओं में नजर आने लग गई है, जहां एक तरफ चुनाव है राज्यों में, वहीं दूसरी तरफ घमासान अंदर कांग्रेस के अंदर ही पार्टी में चल रहा है? फ्रस्ट्रेशन भी है। पार्टी जो है वो हेडलेस हो गई है। पार्टी में कोई भी और आपस में बहुत भारी द्वंद्व। थ्री का जो जम्मू में सम्मेलन हुआ उसमें भी देखा कि किस प्रकार से ये हैं, और फिर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए, आनंद शर्मा के खिलाफ जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए और उसका विरोध हुआ, तो ये पार्टी जो है अंतर वर्गों से अब ये पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। वो ही अब जो इनके अंदर निराशा है तो वो ही ये अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। इस कारण से जो इनकी असलियत है, जो इनकी असली भाषा है, वो खुलकर सामने आ रही है। अनिल विज साहब, जरा रहिए आप साथ, एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने आखिर कहा क्या इस मंच से। एसडीएम डीसी तो तब नहीं पे नहीं बढ़ने देंगे, इन पत्रकार भाइयों को नहीं बढ़ने देंगे हो तो तब में कौन बढ़ने देता। यहाँ तो एमएलए एमपीओं को बाहर काटे एसडीएम और डीसी तो ईबी सरकार वालों को तो उन्हें नहीं पूछ रहा कोई। जाके पता कर लो एमएलए को और बोलो मेरी तो मांगना नहीं, मेरा तो फोन नहीं सुनता वो। इस तरह का डीसी आ रहा है। एसपी बोलो ये तो नवा एसपी भी मेरी तो सुनता नहीं, पता नहीं किस तरह की सरकार है और खुद की सरकार हमारी है। अनिल विज जी, देखिए हरियाणा के कैथल ही पहुंचे और यहीं पर मंच से उन्होंने इस मर्यादा को लांघा, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोई सुन ही नहीं रहा है, न सरकार सुन रही है, न पुलिस सुन रही है, किसान अपनी बात कहाँ कहे। देखिए, सरकार ने तो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। सरकार ने तो हमेशा कहा कि हमारे दरवाजे खुले। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप मुझे एक टेलीफोन करिए और आ जाइए, लेकिन आज तक ये टेलीफोन नंबर नहीं ढूंढ पाए। और जो टकैत साहब हैं वो तो कहते हैं हमें तो जल्दी नहीं, हमारे पास अक्टूबर तक का समय है। तो फिर हमारी कहाँ इसमें गलती है? जब वो किसान नेता कहते हैं कि हमारे पास अक्टूबर तक का समय है, तो हमारी तरफ से तो कोई देरी नहीं है, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं और इतनी मीटिंगें हमने की भी हैं। हमने जो अपने प्रस्ताव हैं वो रखे भी हैं। अब ये फैसला तो किसान नेताओं को करना है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बकायदा देखिए, यहाँ किसान मजदूर सम्मेलन हुआ कैथल में और कृषि सुधारों के खिलाफ ये बोल रहे थे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, लेकिन वो वहां मर्यादा भूल गए, मंच से ही उन्होंने गाली दे डाली। हुआ यूं था कि रणदीप सुरजेवाला किसानों को वहां संबोधित कर रहे थे। मनोज कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस बीच जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कोई सफाई अभी कांग्रेस के अंदर से आई है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इस मंच से रणदीप सुरजेवाला ने किया उसको लेकर? मनोज, तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके के बयान रणदीप सुरजेवाला के सामने आए उसको लेकर विवाद भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने मंच से तमाम बातें कही। दरअसल रणदीप सुरजेवाला किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे के जो अफसर हैं राज्य सरकार के मंत्रियों और नेताओं की नहीं सुन रहे हैं, तो हमारी और गरीब किसान की बात कौन सुनेगा। लेकिन अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में उनके बोल बिगड़ गए। और अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दक्षिण 24 परगना में पुलिस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के कार्यकर्ता के घर पर छापेमारी कर वहां से हथियार, देसी बम और बम बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस की टीम जब वहां छापा मारने पहुंची तो बम बनाने का सामान भी मिला। ड्रम में यह दरअसल छिपा कर रखा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रम के अंदर से बम निकालकर उन्हें बड़ी सावधानी से पानी में डाला। इस मामले में पुलिस ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के कार्यकर्ता जियारुल मुल्ला के पिता जलील मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। तो मौके से आरोपी का पिता फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। किस तरीके की मंशा, किस तरीके की साजिश ये रच रहे थे, अब इसके लिए पूछताछ जारी है। ये दो तस्वीरें इस बीच चुनाव से पहले यहां बम मिला, जिसको लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस इस्तेमाल में इस बम को बनाया जा रहा था, क्या रणनीति, क्या मंशा, क्या साजिश इनकी थी, ये अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। वहीं आरोपी सिद्दीकी का करीबी बताया जा रहा है। তার আমার উপরে শত্রু আনা আছে বাকি আমার ছেলে ভাইজানের সংগঠন কি পাওয়া গেছে আপনার বাড়িতে? বলো বোম পেয়েছে আর মেশিন পেয়েছে। इस वक्त हम मौजूद हैं आईएसएफ नेता जहरूल मुल्ला के घर पर मौजूद हैं, जहां से बीते कल दक्षिण 24 परगना पुलिस ने असले बरामद किए थे। पुलिस का यही कहना है और ये वो ड्राम है जो तस्वीरों में हमने देखा था, जो कि इसी ड्राम से बम बरामद किया गया था। और मेरे साथ यहाँ पर फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं जहरूल मुल्ला के, जिया मुल्ला जो कि जहरूल मुल्ला के जो फादर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बम वगैरह कहाँ से मिला, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया है कि मेरा टॉयलेट के पीछे बम पाया है कि मशीन पाया है। मेरा घर में आज तक जो हुआ है, मेरा बाप माने फैमिली की बोलबो चाषबास करे खाय, एकदम चाषी फैमिलीते এই সব হয় কোনোদিন কেউ জানে না। তো বিরোধী পার্টি আমার দাদা কোনোদিন কোনো কিছু করেনি, মানে আমার आपका कहने का मतलब है कि टीएमसी के कहने पर ये सब हुआ है। हाँ, इनको नहीं मालूम, इनको पुलिस ने दूसरे कमरे में रखा हुआ था। और ये वही जगह है जहाँ से पुलिस ने बम को बरामद किया था। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहाँ से यहाँ से पुलिस ने बम को बरामद किया था, इन लोगों का कहना है। और इनका ये यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनका साफ कहना है कि ये किसान परिवार से हैं और इनका जो भाई है वो आईएसएफ का कार्यकर्ता है। यही वो स्पॉट है, मैं एक बार आपको स्पॉट दिखा देना चाहता हूँ। ये वो स्पॉट है जहाँ से पुलिस ने वो असले बरामद किए थे और इनका परिवार का आरोप है कि पुलिस इनको फंसा रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो घर है, ये जो घर है, ये वो ड्राम है जिस ड्राम के अंदर से उस ड्राम से असले बरामद किए गए थे जी। और तो हाँ, तो इनका ये भी कहना है कि जो पुलिस ने बताया है कि जो कुछ असले इस वॉशरूम के पीछे से भी बरामद किया है, इसके पीछे से तो इनका कहना है कि यहाँ पर इनको फंसाया जा रहा है क्योंकि रास्ते यहाँ से बाहर से सीधे आ रहे हैं। बाहर से कोई भी इस रास्ते के जरिए इनके घर में दाखिल हो सकता है, किसी भी तरीके से दीवार वगैरह नहीं है। तो इनका आरोप पुलिस पर सीधे है कि पुलिस इनको फंसा रही है। फिलहाल जो जिया मुल्ला है उनको यहाँ के लोकल कोर्ट में, जिला अदालत में
दक्षिण 24 परगना की पुलिस पेश करने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद देखना होगा पुलिस क्या कुछ कहती है। आईएसएफ का कार्यकर्ता जियारुल मुल्ला अब्बास सिद्दीकी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उसके पिता से पूछताछ कर रही है ताकि बम और हथियार बनाने के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। আমরা একটা সোর্স ইনফরমেশন পাই যে চিতুরি গ্রামে একজন আইএসএফ কর্মীর বাড়িতে কিছু বোম এবং আর্মস রাখা আছে। তো সেই বেসিসে আমরা রেড করি এবং এখানে জলিল নামে একজন আছে এবং তার ছেলে ঝন্টু, ঠিক আছে, তাদের বাড়ি থেকে আমরা একটা আর্মস, এক রাউন্ড অ্যামুনিশন এবং কিছু বোমস রিকভারি করি। आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का दावा है कि पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम कर रही है। अब्बास सिद्दीकी ने इसे उनकी पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश बताया। कहा जा रहा है कार्यकर्ता हैं जियारुल मोल्ला, उनके घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, आर्म्स बरामद हुए हैं। देखिए, ये बात दरअसल हम आपको ऐसे बोले जो हम घर से अंदर है या घर में चले गए, पूरा खुला हुआ जगह है। देखिए, अगर हम घर से जब निकले देख लें यहाँ हज़ारों पुलिस है, क्या बात है, दिखाई दे रहा है कौन से किसी जगह से बम पिस्तौल निकाल रहे हैं। शायद पुलिस हमको ही पकड़ेंगे क्योंकि हमारा घर है, मगर है हम नहीं रखा या हमको फंसाने के लिए किसी ने रखा है। क्योंकि बहुत दिन से भांग और कैनिंग में टीएमसी का गुंडा लोग हमारे जो सादा सीधा इंसान है उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे, मर रहे, उन लोगों को बहुत टर्चर कर रहे। तब बोल रहे थे टाइम जब आएगा वोट का तुम लोगों को जेल में डाल देंगे, कौन वोट करवा सकते हम देख लेंगे। तो मेरा मानना है जब ब्रिकेट के दिन ही हुआ है, शायद सुन रहे थे, तो लड़का लोग सब ब्रिकेट में चले गए। इस टाइम किसी ने जाके रख दिए, पुलिस को जाके इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस आके मिल गए। मगर इतना दिन से हम आवाज़ उठा रहे थे मीडिया से जो कैनिंग में एक ग्रुप भी है जहां समाज विरुद्ध काम कर रहे हैं, तब तक कभी पुलिस ने जाके किसी को सच नहीं किया। आज फौरन बोलते ही चला गया। ये मेरा मानना है ये कोई पूरा सजी हुई एक नाटक है, एक ड्रामा है। ये पिछड़ा हुआ इंसान जो आवाज़ उठाए उसको फंसाने की कोशिश कर रहे टीएमसी गवर्नमेंट। बंगाल के दक्षिण 24 परगना से इस वक्त हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ हैं। हुगली में अब्बास सिद्दीकी के घर से अरुण सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले अमित का रुख कर लेते हैं। और अमित, देखिए यहाँ पर तो आईएसएफ सीधे सीधे आरोप टीएमसी पर लगा रही है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने बकायदा बम रखवाया और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। जी हाँ, बिल्कुल, ये सीधे सीधे ये आईएसएफ का आरोप है और खुद जो आरोपी परिवार है उसका भी यही आरोप है कि जब पुलिस वहां पहुंची थी तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद पुलिस उनसे कहती है कि बम यहां से मिल रहा है, बम बनाने की सामग्री मिला है, इलीगल वेपन मिला है, तो इस पर क्या कहना है। और उसके बाद जियाल मुल्ला को वहां से लेकर पुलिस चली जाती है। तो वहीं जो आरोप है उससे हमने टीएमसी नेताओं से बातचीत करने की बातचीत की है, अब्दुल सत्तार से बातचीत की है जो कि यहाँ के लोकल लीडर हैं टीएमसी के, जो उनका साफ साफ ये कहना है कि पुलिस जो है वो इन्फॉर्मेशन पर काम करती है, उनको जो इनपुट मिलता है पुलिस उस पर काम करती है। और पुलिस ने को जो इनपुट मिला था उस इनपुट पर पुलिस ने रेड किया था और रेड करने के बाद उनके घर से बम बरामद हुए हैं, बम बनाने की सामग्री बरामद हुआ है, इलीगल वेपन बरामद हुआ है। तो टीएमसी का कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सभी आरोप बेबुनियाद है। तो वहीं आईएसएफ की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस इलाके में टीएमसी मजबूत स्थिति में है और इसी वजह से पुलिस का सहारा लेकर जो आईएसएफ के जो कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर रेड करवा रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। बहरहाल पुलिस का यही कहना है कि उनको इनपुट मिला था और उसी इनपुट के आधार पर रेड किया गया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस फिलहाल बीती रात जियार मुल्ला को गिरफ्तार करने के लिए बीती रात लगातार रेड कर रही थी, अभी भी रेड लगातार चल रहा है। और पुलिस जो है आरोपी के फादर को गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ हुई है। थोड़ी देर बाद उन्हें यहाँ के जिला अदालत में पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कहती है अपने रिमांड पेपर में और कितने दिन की कस्टडी मांगती है। जी ठीक है, यानी अमित, अब जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो एक बार फिर से छिड़ गया है और इस बीच टीएमसी और एसएफ के बीच ये दरअसल एसएफ के बीच ये छिड़ा है। हालांकि टीएमसी इंडियन सेक्युलर फ्रंट और अब्बास सिद्दीकी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों से इनकार करती दिख रही है। टीएमसी का दावा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं। वो लोग जो बात बोल रहा है बचने के लिए गलत बात। पुलिस खुद देख लिया, पुलिस खुद बम उधर कर लिया,
तो बम का बनाने वाला मसला 10 kg 2 पैकेट से भी पुलिस वहाँ पे ले गया है। एक बंदूक वहाँ पे ले गया है। तो एक पुलिस हमारा कहने पर चल रहा है, ये गलत बात, सही बात नहीं। अरुण, अब देखिए टीएमसी तो पूरी तरीके से इनकार कर रही है, जिसकी संभावना भी दिख रही थी, और टीएमसी कह रही है कि भाई पुलिस हमारे इशारे पर नहीं, अब चुनाव आयोग के इशारे पर जो भी कर रही है वो कर रही है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हालांकि अब जो पुलिस प्रशासन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो चुनाव आयोग के दायरे में आ जाता है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर काम करता है। फिर भी इंडियन सेकुलर फ्रंट के जो सर्वे सर्वा हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, उनका ये आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोकल वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके साथ पुलिस मिली हुई है, और यही वजह है कि जब उन्होंने शिकायत की थी कि इस तरह की बात वहाँ पर हो रही है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला जा रहा है, उनको वोटिंग करने के अधिकार से भी मना करने की बात कही जा रही है, धमकी दी जा रही है, तब उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कुछ लोग जाते हैं और एक घर में कुछ सामान रख देते हैं, उसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है। तो पुलिस पर बायस्ड होने का आरोप लगा रहे हैं इंडियन सेकुलर फ्रंट के लोग और कह रहे हैं कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस के साथ मिली हुई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है, जो कि स्वाभाविक भी है, लेकिन इस पूरे मसले को इंडियन सेकुलर फ्रंट एक साजिश करार दे रही है, एक नाटक और ड्रामा करार दे रही है। और बिल्कुल देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप तो शुरू हो चुके हैं टीएमसी और आईएसएफ के बीच, लेकिन अब पुलिस जो है वो अपनी तरीके से इस पर जांच कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बीरभूम से, जहां बंगाल के अलग अलग इलाकों से बम मिलने का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने देसी बम बरामद किए। बीरभूम जिले में बोलपुर इलाके से पुलिस ने 20 से 25 देसी बम बरामद किए। इन बमों को एक बाल्टी में छिपा कर रखा गया था। कल दक्षिण 24 परगना और आज बीरभूम से बम का मिलना साफ इशारा करता है कि हिंसा की साजिश रची जा रही है। तो दो तस्वीरें हम जरा दिखा दें इस बीच। देखिए, जहां कल ये बम मिला दक्षिण 24 परगना से, वहीं आज भी बम दरअसल मिला बीरभूम से, और यहां बाकायदा बाल्टी में इसे छिपा कर रखा गया था। लेकिन जो कल बम मिला था वो ड्रम में छिपा कर रखा गया था, और लगातार छापेमारी हो रही है अलग अलग इलाकों में, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लगातार जो चुनाव का दौर चलना शुरू हुआ है उसमें हिंसा करने की कोशिश कुछ तत्वों की तरफ से की जा रही है। कोलकाता में सीट बंटवारे के मुद्दे पर अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ और लेफ्ट के नेताओं की बैठक हुई। कोलकाता में हुई इस बैठक में आईएसएफ ने कांग्रेस के खाते से भी सीटें मिलने की उम्मीद जताई, जबकि इससे पहले खबर आई कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर तीखे हैं और वो आईएसएफ को वो सीटें नहीं देना चाहती है जो वो मांग रही है, क्योंकि उनमें मुर्शिदाबाद, मालदा जिले हैं जिन्हें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और यही नहीं, कांग्रेस इस बारे में लेफ्ट को पहले ही बता चुकी है कि वो आईएसएफ को अपने खाते से सीट नहीं देगी और 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं और इंडियन सेकुलर फ्रंट के सर्वे सर्वा भी हैं। आपने बयान देखा कांग्रेस का, आप पार्टी दूसरी बना रहे हैं और बवाल कांग्रेस में मच गया आपकी वजह से। देखिए, हम तो नहीं समझते हैं बवाल मचलना चाहिए था, मगर फिर भी उन लोगों का आपस का मामला है, कौन क्या बोल रहे हैं उस सब बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे आप अब भी? बेशक, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं एक महाजोट और उसी जोट से सरकार बनेंगे। वो तो कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि जब तक मैं जिंदा हूँ इंडियन सेकुलर फ्रंट को मालदा और मुर्शिदाबाद में एक सीट नहीं दूंगा, और आप तो उनकी विनिंग सीट मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा कहाँ है या नहीं कहा है हमको तो अभी खबर नहीं है, फिर भी हम मानते हैं जब दोस्ती करना चाहते हैं कि कोई दोस्ती अगर कट्टर भी हो जाए फिर भी उसको साथ में लेके चलेंगे, अगर इरादा पक्का है तो आपका इरादा पक्का है कांग्रेस के साथ? हमारे इरादा पक्का है, हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन कांग्रेस ने तो कहा कि हमने गठबंधन किया ही नहीं इंडियन सेकुलर फ्रंट से, हमने तो लेफ्ट से गठबंधन किया। जोर जबरदस्ती पकड़ लेंगे, जबरदस्ती करेंगे? जबरदस्ती पकड़ लेंगे, चलो दोस्त एक साथ लड़ना है, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आप पहले तो आपने वार्निंग दी थी, अब आप कह रहे हैं जबरदस्ती पकड़ लेंगे? नहीं, वार्निंग नहीं दिए थे, बात दरअसल समझ में नहीं पा रहे। अगर हम एक जगह बाम 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 बोल रहे थे तो लोग तो सोचेंगे आप कांग्रेस के बारे में किसी नहीं बोलते हैं, हम इसीलिए बोल रहे थे। देखिए, कांग्रेस के साथ बात अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कल रात को हमारे पास खबर आए हैं दक्षिण बंगाल में, साउथ बंगाल में कांग्रेस के साथ बात कंप्लीट हो गए। कितनी सीट? वो हमारे चेयरमैन को मालूम है।
लेकिन गठबंधन हो गया कांग्रेस। हाँ, अब नॉर्थ बंगाल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है छोड़ो, अभी बात किए हैं 6 सीट चाहिए, जहां आप लोग हार गए उसी सीट को हमको दीजिए, जीतने वाला सीट नहीं देना है तो नहीं देना है, जहां हार गए वो सीट दे दीजिए। तो नंदीग्राम से 11 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं ममता बनर्जी, आप लड़ेंगे चुनाव वहां से, आप लड़वाएंगे किसी को? नहीं, हमारे पार्टी तो नंदीग्राम में चुनाव लड़ने का ऐलान तो किए हैं, अभी बात चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। यानी अमित, यहाँ पर तो गठबंधन को लेकर जिस तरीके का रुख आईएसएफ का पहले रहा है वो रुख अब बदला है और वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस साथ नहीं आई तो जबरदस्ती उनको अपने साथ लेके चलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और पूरा ये वोट बैंक की राजनीति है, इसको समझने की ज़रूरत है। मालदा, मुर्शिदाबाद, ये वो इलाका है जहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में है और वहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस मालदा, मुर्शिदाबाद, इसी वजह से कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उनका विनिंग सीट है, अधीर रंजन चौधरी का वो गढ़ माना जाता है और इसी वजह से जो है अधीर रंजन चौधरी अड़े हुए हैं कि वो आईएसएफ को कोई सीट नहीं देंगे। तो वहीं आईएसएफ भी उसी इलाके में सीट चाहती है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ठीक उसी तरीके से वीरभूम में भी मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं भांगड़, यहां पर भी 65% से ज्यादा जो है मुस्लिम वोटर हैं यहां पर। तो ये वो सीटें हैं जो आईएसएफ का जिन सीटों पर नजरें हैं और इसी वजह से आईएसएफ अड़ी हुई है मुर्शिदाबाद को लेकर, मालदा को लेकर कि वहां उनको सीटें चाहिए। ठीक है अरुण जी अर्पिता। अरुण, ये बात तो देखिए आपने ही की अब्बास सिद्दीकी से, क्या लगा, क्या अब ये झुकने वाली जो स्थिति है वो आईएसएफ की ही होगी? कांग्रेस अपनी बातों पर टिकी हुई है क्योंकि पहले स्पष्ट किया है 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मालदा नहीं देने वाली है। देखिए, वो तो अब्बास सिद्दीकी की बातचीत से आपको लग गया होगा कि वो पूरी तरह से अब समझौते के मूड में है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने बहुत ही टफ स्टैंड लिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी इन 92 में से एक भी सीट को मैं अब्बास सिद्दीकी को नहीं देने जा रहा हूं। उसके बाद लेफ्ट ने भी काफ़ी कुछ समझाया उनको, अब्बास सिद्दीकी को, और कहा कि अगर गठबंधन में आपको रहना है तो आपको हमारी लाइन से लाइन मिलानी होगी और हमारे जो बात हम कह रहे हैं, जो समझौते की शर्तें हैं, उसका पालन करना होगा। कांग्रेस ने जो सीटें विधानसभा की जीती हैं वहाँ पर आपको हम कैसे टिकट देने के लिए कांग्रेस को प्रेशराइज कर सकते हैं, और अधीर रंजन चौधरी ने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया। उसके बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती पकड़ लेंगे कांग्रेस को और उनके साथ गठबंधन करके रहेंगे। जो मेरी जानकारी है, साउथ के की जो सीटें हैं उस पर पूरी तरह से बात बन चुकी है, नॉर्थ की 1-2 सीटों को लेकर के पे चढ़ा हुआ है, लेकिन देर सवेर मुझे लगता है इस गठबंधन का हिस्सा इंडियन सेकुलर फ्रंट बनी जाएगी। बिल्कुल, और देखना होगा किस तरीके से सीटों का बंटवारा यहाँ पर होता है क्योंकि कांग्रेस अपने स्टैंड पर एकदम टिकी हुई है। आईएसएफ जिस तरीके के संकेत दे रही है कि झुकने को तैयार है, किस तरीके का बंटवारा इस सीटों का होता है वो भी देखना होगा। वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पेडेश्वर से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने से टीएमसी के कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। आसनसोल के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र तिवारी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। पार्टी का झंडा लेके 2 के खड़ा आसनसोल में परिचय बनाया और ये लोग रात्रे रात नेताओं के पार्टी से लूट पाट के आज पार्टी को चूरा मार के भाग रहा हूं। ये सब बेईमान लोगों को ही साथ नहीं देगा, देखने नहीं चाहेगा आसनसोल का जनता ये सब बेईमान लोग। और बीजेपी सर्वनाश हो गया इसको लेने का बाद, आप देख लीजिएगा, मेरा बात मिला के आप देख लीजिएगा, इस जिला में बीजेपी 1 सीट नहीं मिलेगा। हम आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं। जितेंद्र तिवारी ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। उनके बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आसनसोल में जमकर जश्न मनाया। ये 2 तस्वीरें जब बीजेपी में जितेंद्र तिवारी शामिल हुए, वहीं बीजेपी का जहां एक तरफ जश्न चल रहा है वहीं टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। मैंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी अपना सदस्य बनने का मौका दिया और उनके माध्यम से देश सेवा के काम में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन की लहर चली है, बंगाल में भी परिवर्तन होगा, उसमें मेरी जो भूमिका होगी वो पूरा करूँगा। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जुर्माना लगाया है फारूक अब्दुल्ला पर। 50,000 का ये जुर्माना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है।
फारूक के खिलाफ दरअसल ये याचिका, जिसको लेकर जब सुनवाई हुई तो 370 पर बयान देने का ये पूरा मामला, और सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो नोट, आपको बता दें, देशद्रोह की कार्रवाई की मांग फिलहाल ठुकराई है। और इसी के साथ साथ जो जानकारी मिल रही है कि विरोध जताना देशद्रोह नहीं है। तो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि बेवजह याचिका पर जुर्माना लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, बेवजह की याचिका पर जुर्माना लगाया, 50,000 का जुर्माना लगाया है। और जिस तरीके की टिप्पणी आ रही है फारूक के खिलाफ, फिलहाल ये याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, 370 पर बयान देने का ये मामला, आपको बता दें, उससे जुड़ा हुआ है। देशद्रोह का केस की मांग की गई थी, इसमें कार्रवाई की मांग ठुकराई गई है। एहतशाम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। एहतशाम, देखिए, ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी उसमें फारूक अब्दुल्ला की कुछ टिप्पणियों पर ऐतराज जताया गया था और ये कहा गया था कि जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं, जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया है कश्मीर का, वो आपत्तिजनक है और वो देशद्रोही टिप्पणियां हैं। साथ ही साथ उसमें याचिका में बहुत आगे जाकर ये भी कहा गया था कि उनको, फारूक अब्दुल्ला को, पाकिस्तान और चीन से भी मदद मिल रही है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पूछा कि आपके पास, याचिकाकर्ता के पास क्या सबूत है कि उनको किसी विदेश से कोई मदद मिल रही है, और जो टिप्पणियां हैं उसमें क्या खामियां नजर आ रही हैं, उसमें देशद्रोह कैसे नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई सरकारी नीति का विरोध करता है या कोई आपत्ति जताता है तो वो देशद्रोह के दायरे में नहीं आएगा, वो डिसेंट कहलाएगा, जो कि संविधान में जिसका अधिकार हर व्यक्ति को, हर नागरिक को दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिकाकर्ता, जिसका नाम रजत शर्मा है, उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया कि वो आइंदा इस तरह की याचिका दाखिल ना करे जिसमें बेबुनियाद बातें कही गई हों। ठीक है जी, शुक्रिया एहतशाम। उधर बीजेपी ने बंगाल में पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि अब से कुछ देर में बंगाल बीजेपी के नेताओं की बैठक होगी। राज्य चुनाव समिति की इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और इस बैठक के बाद दोपहर करीब 1 बजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक से पहले प्रदेश स्तर पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। और जिस तरह से पार्टी ने विधानसभा में ताकत झोंकी थी, ऐसे में हर उम्मीदवार का नाम फाइनल करने से पहले सभी नेता पूरी तरीके से मंथन कर लेना चाहते हैं। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और यतेंद्र, ये महत्वपूर्ण बैठक, क्या इसमें इस बात का भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि नजर तो नंदीग्राम में है, वहां से ममता को कौन देगा टक्कर? देखिए, बिल्कुल वहाँ से कौन देगा टक्कर, ये आज जो स्टेट की सीईसी की मीटिंग है उसमें इस बात पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो ये बैठक है इसमें पहले 2 चरण के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम नाम दिल्ली ले जाया सकें। जहाँ जिन सीटों पर एक नाम है वहाँ पर एक ही नाम ले जाया जाएगा, जहाँ पर मोहर लगवाई जाएगी दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। तो उसको लेकर ये आज जो स्टेट बीजेपी सीईसी की मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। इसमें सभी सीईसी के सदस्य, दिलीप घोष, शिव प्रकाश और जो भी इसके मेंबर हैं, अग्निमित्रा पॉल, वो सब यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कोशिश यही रहेगी कि जो सर्वे हुआ है उनके आधार पर और जो सीट का जो जातीय समीकरण है या जो दूसरे पहलू हैं उनके आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट के नाम को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट विधानसभा सीटों के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको लेकर आज शाम को ये दिल्ली रवाना, जो बीजेपी कोर ग्रुप है वो दिल्ली रवाना हो जाएगा, जहाँ पर शाम को या देर रात तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठेंगे। फिर कल सुबह गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, यतीन नजर बनाए रखिए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सांसद के बेटे आयुष को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने उसके साले को पिस्तौल समेत हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने गोली मारने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने बताया कि आयुष के साले में से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई।
कल देर रात संदिग्ध हालत में गोली लगने के बाद आयुष को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई। आयुष ने कुछ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था और वो परिवार से अलग रहता था। इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? घटनास्थल के आसपास की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली और लोगों से पूछताछ की तो उसमें इनके साले की गतिविधि संदिग्ध दिखी। सांसद जी के बेटे जो घायल थे, इनके घर की तलाशी ली, जहाँ पर ये खुद, इनकी पत्नी और इनके साले रहते थे। तो वहाँ पर हमें घटना में प्रयुक्त पिस्टल मिल गया और हमने सूंघ कर देखा तो उसको लगा कि हाल ही में से गोली चलाई गई है। फिर इन सब सारे सबूतों के साथ जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की, उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? साले ने ये गोली किस लिए चलाई, किसको फंसाने की कोशिश थी? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इस पूरे मामले में कई सारे मोड़ आए। पहले पता चला कि गोली बदमाशों ने मारी, लेकिन बाद में जब पुलिस ने पूछताछ की, छानबीन की, तो पिस्टल भी बरामद हुई। आदर्श जो आयुष का साला है, उसे पुलिस ने जब हिरासत में लिया, पूछताछ की, तो उसका साफ तौर पर यह पुलिस के सामने बयान आया कि उन्होंने आयुष के कहने पर ही गोली चलाई थी और वो किसी विरोधी को फंसाना चाहते थे। हालांकि अभी पुलिस ने और न ही आयुष ने किसको फंसाना चाहते थे उसके नाम को सामने नहीं लाए, लेकिन जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर है, डीसीपी नॉर्थ जो ईस्ट है रईस अख्तर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने इस पूरी घटना में छानबीन की है। जो बात निकल कर सामने आई, यही बात सामने आई कि गोली खुद चलवाई गई थी आयुष की तरफ से, जो कि वो कई महीने से परिवार से अलग रह रहे थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया था, उसको लेकर कुछ थोड़ा बातचीत भी बंद थी। जो सांसद कौशल किशोर है, उनके बेटे हैं आयुष। तो अब कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो जांच है वो दूसरी दिशा में की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन सा एंगल है, इसके पीछे क्या कोई और बात हो सकती है। तो कई सारी इशूज हैं, उस पर पुलिस अब जांच करे, लेकिन फिलहाल पूरी घटना का वर्कआउट पुलिस ने कर दिया, जिसमें ये बात सामने आई है कि आयुष ने खुद अपने ऊपर अपने साले से गोली चलवाई और वो पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। ठीक है अजीत, रहिए जरा साथ। इस मामले में बीजेपी सांसद कौशल किशोर की तरफ से अभी तक कोई केस दर्ज नहीं कराया गया है। हालांकि उन्होंने पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। मैंने कोई एफआईआर नहीं किया क्योंकि वो साला कुछ अलग तरीके की बात कर रहा था, तो कोई एफआईआर नहीं किया। मैंने सोचा इसकी हकीकत जो कुछ भी है पुलिस जांच कर ले, उसके बाद जो भी आएगी वो पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। आप आगे कुछ कराने एफआईआर वगैरह कराएंगे? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अभी कोई एफआईआर नहीं करेंगे। अजीत, देखिए अब परत दर परत चीजें खुल रही हैं, तो क्या एफआईआर अब यहाँ पर कौशल किशोर दर्ज करवाएंगे? देखिए, बिल्कुल सांसद की तरफ से साफ तौर पर कह दिया कि हमने कोई एफआईआर न दर्ज करवाई है न करवाएंगे। पुलिस से उन्होंने ये जरूर बात कही है, पुलिस कमिश्नर से, कि जो मामला है पूरी उसकी आप जांच करें और पूरी परत दर परत इस पूरे मामले को साफ करें, क्योंकि उनका बेटा कई महीने से उनके साथ नहीं रह रहा था, जिसको लेकर भी वो काफी परेशान थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कोशिश है वो इसी बात को लेकर है कि जो सच हो उसे सामने लाए, और पुलिस अब उस मामले में जांच कर रही है। हालांकि उनकी तरफ से कोई तहरीर अभी तक नहीं दी गई है। आयुष को जरूर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी मोबाइल बंद कर लिया और वो किसी से बात नहीं कर रहे, ना ही मिल रहे हैं। बिल्कुल अजीत, आप नजर बनाए रखिए। इस मामले में बीजेपी सांसद कौशल किशोर की तरफ से अभी तक देखिए ये बात कही गई कि ना वो कोई केस दर्ज करवाने वाले हैं और ना ही आगे कोई केस वो अभी करने के मूड में दिख रहे हैं। वहीं यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने एक किसान की हत्या के मामले में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। इस बीच न्यूज 18 को आरोपी गौरव शर्मा से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि गौरव शर्मा न सिर्फ हथियारों का शौकीन था, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी उसकी पहुंच थी, जिसकी गवाही उसकी कार में लगे स्टिकर ने दी है, जिस पर विधायक लिखा दिखाई दिया। आशंका है कि वारदात के बाद गौरव शर्मा इसी कार में फरार हुआ था। ये कार आरोपी गौरव शर्मा के पिता के नाम रजिस्टर्ड है। फ्लूट में वो तुम वो फ्लटर कर सकते हो, ये कमाल लगा। भूल भी की रे आयो সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা
সে কি ভোলা যায়। इसे बंगला में बोलते हैं फाटाफाटी। Please welcome Sonam Wangchuk. There he is. Namaste. Thank you, and I'm so happy to be interacting with you. It's an Indian tradition not to possess ideas and make it for the well-being of all. Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai.